हेलो ब्रदर एंड सिस्टर, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे कि संक्रामक रोग किस प्रकार से फैलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है संक्रामक रोग का संचरण, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। संचारण रोग किस प्रकार से फैलते हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं फैलने के, और किस तरीके से वह फैल सकते हैं। संक्रामक रोग दो प्रकार से फैलते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष संचारण, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और एक अप्रत्यक्ष संचारण, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। यानी प्रत्यक्ष तरीके से किसी को वो डायरेक्टली की भी हो सकते हैं संक्रामक रोग, और इनडायरेक्टली मतलब किसी वाहक के द्वारा भी हो सकते हैं, किसी दूसरे के माध्यम से भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है प्रत्यक्ष संचारण। प्रत्यक्ष संचारण की अगर हम बात करें, प्रत्यक्ष संचारण की अगर हम बात करें डायरेक्ट ट्रांसमिशन द्वारा कैसे ये रोग होते हैं, तो यह रोग बिना किसी रोगकारी माध्यम से के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाते हैं। यानी कोई माध्यम के द्वारा नहीं फैलते, डायरेक्टली ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही संचारित हो जाते हैं। इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, दूसरे किसी माध्यम की। जैसे पहला एक नंबर ए हमने लिखा है संपर्क द्वारा। ये किसी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बाई कांटेक्ट फैल सकते हैं। बाई संपर्क यानी एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को छू लेता है, टच कर लेता है, तो ये वह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, एथलीट फीट है, या फूट, इसे एथलीट फूट भी बोला जाता है, या सिफिलिस है। अभी केवल हम संक्रामक रोग किस प्रकार से फैल रहे हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे रोग कौन से, किस कारण, फैक्टर का वाहक क्या है, ये आपको पढ़ाएंगे। दूसरा, प्रत्यक्ष संचारण रोग जो है वो वायु द्वारा भी फैल सकते हैं। जैसे जुकाम है, यहाँ पे जुकाम है, निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, और तपेदिक। तपेदिक मतलब इसको हम टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं। तो ये वायु द्वारा, यानी जब हम खांसते हैं तो हमारे जो एयर होती है किसी भी संक्रामक रोगी की, उसके अंदर से एयर जो निकलती है खांसने से, तो दूसरे व्यक्ति के पास यदि वो चला जाए और वो वायु, वह ऑक्सीजन, वह जब सांस के माध्यम से अंदर लेता है, तो उसके अंदर वह जीवाणु, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं और रोग दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तीसरा आया है किसी के काटने से। कोई जीव जब एक दूसरे को काट लेता है तो भी संक्रामक रोग फैल जाते हैं। जैसे रेबीज रोग जो है कुत्ता, बंदर, बिल्ली के काटने से फैलता है, और ये डायरेक्टली हो जाता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, कोई माध्यम इसका नहीं। मृदा से भी हो सकते हैं, कुछ रोग मृदा से हो जाते हैं। जैसे टीटनेस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनिस का जीवाणु है, पड़ा रहता है बहुत समय तक, मिट्टी में पड़ा रहता है। तो मिट्टी में पड़ा रहने के कारण जब कभी हमारा जो कभी जख्म हो गया है यदि हमारे अंग पर कहीं पर, और वो संपर्क में उसके आ जाता है, तो टीटनेस मृदा से भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अप्रत्यक्ष संचारण यानी इनडायरेक्टली जो ट्रांसमिशन होते हैं, जो जो किसी माध्यम से फैलते हैं किसी में, वो रोग कौन से हैं। जैसे हमें लिखा है यहाँ पर, कुछ रोग किसी रोगकारी माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। जैसे पहला वाहक द्वारा। वाहक जैसे हम घरों पे देखते हैं कि तो मक्खी हैं, मच्छर हैं, वो रोग एक दूसरे को दूसरे व्यक्ति में फैला देते हैं। जैसे हमारा वाहक द्वारा मलेरिया आ जाता है, टाइफाइड और हैजा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मक्खियां फैला देती हैं। रक्त से कभी कभी जब किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जाता है, तो यदि कोई ब्लड ऐसा चढ़ा दिया जाए जिसकी जांच पहले से नहीं हुई हो कि उसमें कोई बीमारी है या नहीं है, तो वह जिसको रक्त दिया जाता है, उस व्यक्ति को ये रोग हो सकते हैं।
जैसे एड्स रोग रक्त द्वारा फैल जाता है। दूषित जल से या भोजन से, तो दूषित जल या भोजन से भी रोग होते हैं। इसमें अगर हम भोजन जो है दूषित खाते हैं या जल दूषित पीते हैं तो एक पेचिश रोग दूषित जल या भोजन से हो जाता है। ऐसे इसमें हैजा भी आता है, मगर वो वाहक के कारण भी होता है और दूषित जल या भोजन से भी होता है। लैंगिक संपर्क से, लैंगिक संपर्क सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल एक्टिविटी कोई भी जीव एक दूसरे से करते हैं तो यह रोग उनसे एक दूसरे से में ट्रांसफर हो जाते हैं एक से दूसरे में, जैसे एड्स है, सिफिलिस है। और कुछ रोग संक्रमणकारी पदार्थों से भी के छूने से भी होते हैं। जैसे आपने पीछे कोरोना काल देखा तो आपने देखा होगा कि सुना होगा कि कोरोना जो है किवाड़ की कुंडी पर अगर छुआ है तो सैनिटाइजर लगाना चाहिए, कोई वस्तु छू ली है तो वहाँ पर वो वायरस वो बैक्टीरिया रह जाते हैं और कोई स्वस्थ व्यक्ति उसे टच करता है तो वो उसके संपर्क में आने से रोगी हो जाता है। तो अभी यहाँ पर हमने आपको संक्रामक रोग फैलने के दो प्रकार बताए थे, आप प्रत्यक्ष विधि से और अप्रत्यक्ष विधि से। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बनाइए और आगे के लिए हमारी वीडियो देखिए। आगे हम अभी आपको बताते हैं कि संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं और उनके जीवाणुओं से फैलने वाले रोग कौन से हैं, विषाणुओं से फैलने वाले रोग कौन से हैं, कवक से फैलने वाले रोग कौन से हैं और ब्लड से फैलने वाले रोग कौन से हैं और लैंगिक संपर्क से फैलने वाले रोग कौन से हैं। इनका एक पूरा भी टेबल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इतने आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं जीवाणुओं से होने वाले संक्रामक रोग तथा विषाणुओं से होने वाले संक्रामक रोग। यहाँ पर हमने इधर एक टेबल तैयार की है और एक टेबल उधर तैयार की है, जिसमें मैंने इधर 1 नंबर में लिखा है जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाले संक्रामक रोग। अगर आप टेबल को देखेंगे तो इधर मैंने रोग और उधर उसका जीवाणु का नाम लिखा हुआ है। पहला रोग यहाँ पर हमने लिखा है हैजा। हैजा हैजा को हम कॉलरा के नाम से भी जानते हैं और कॉलरा रोग एक जीवाणु है जिसका नाम है विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से हैजा रोग होता है। एक रोग है क्षय रोग, टीबी। इसको क्षय रोग या टीबी रोग भी कहते हैं और ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक रोग है कोढ़। कोढ़ को हम लिप्रोसी भी कहते हैं और लिप्रोसी जो रोग है वो भी एक जीवाणु से होता है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्टी। ठीक है। अब एक है रोग टाइफाइड। टाइफाइड एक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। साल्मोनेला टाइफी, ये एग्जाम में बहुत आने के चांस रहते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। टिटनेस। टिटनेस के अगर हम बारे में बात करें तो इसका जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये मिट्टी में रहता है। प्लेग। प्लेग ये चूहों से होने वाला रोग है, चूहा इसे फैलाते हैं और चूहों में पाया जाता है एक जीवाणु जिसका नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। उसके बाद आता है एक रोग जिसका नाम है निमोनिया। निमोनिया स्ट्रोक निमोनिया एक जीवाणु जिसका है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी द्वारा ये रोग होता है। उसके बाद आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। उसके बाद आता है पीलिया या हम इसे कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस रोग, पीलिया रोग होता है हमारा लेप्टोस्पाइरा इक्टीरो हिमोराइजी नामक जीवाणु से। लेप्टोस्पाइरा इक्टीरो हिमोराइजी। एक रोग आता है काली खांसी जिसका जीवाणु है बॉर्डीटेला पर्टूसिस। इस तरीके से आप जीवाणु और उनके नाम याद आपको करने हैं। ये नाम थोड़े से कठिन हैं पर आप एक दो बार इनको रिवाइज करेंगे, एक दो बार इनका अध्ययन करेंगे तो आपको ये याद होने लगेंगे, फिर आपको ये याद आसानी से रह जाता। अब आ जाते हैं हम इधर विषाणु यानी वायरस द्वारा होने वाले रोग। विषाणु अगर वायरस की बात करें तो एक रोग है छोटी माता चिकन पॉक्स और ये हमारा इस विषाणु से होता है वेरिसेला हर्पीज। एक रोग है रेबीज। खसरा की बात करें, खसरा को हम रुबेला रुबेला भी कहते हैं
इसका इसका जो विषाणु है वो है मॉर्बिली विषाणु। एक आता है ये हमारी रेबीज। रेबीज जैसे मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये संक्रमित कुत्ते या बिल्ली या जो है किसी जानवर के काटने से हो जाता है। रेबीज विषाणु, रेबीज जो रोग है इसका विषाणु है रेब्डोवायरस। उसके बाद चिकन चेचक, चेचक स्मॉल पॉक्स से कहते हैं, इसका विषाणु है बेरियोला। इसके बाद आता है एड्स रोग। एड्स, इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और अ, इसका जो विषाणु है वो है ह्यूमन टी ल्यूकेमिया वायरस। ह्यूमन टी ल्यूकेमिया वायरस, कहीं कहीं आपको HIV भी लिखा हुआ मिलेगा, HIV ह्यूमन इम्यून वायरस। उसके बाद आता है गलसुआ और पैरामिक्सो विषाणु इसका कारक है। इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो विषाणु से होता है। पोलियो, पोलियो विषाणु ही है इसका। ट्रेकोमा क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, और एक रोग होता है जर्मनी मीसल्स, और ये होता है टोगो वायरस से। तो अब हम आगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को देखेंगे। प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर 3 में प्रोटोजोआ के कारण होने वाले संक्रामक रोग। जिससे इधर रोग और इधर प्रोटोजोआ का नाम लिखा हुआ है। इधर हमने पहले लिखा है मलेरिया। मलेरिया, तो आपने सुना होगा कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मादा मच्छर के काटने, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। परंतु इसका जो जीवाणु है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जाति के कई जीवाणु होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, और कई इसके जीवाणु आगे हम देखेंगे। तो मलेरिया नामक जो रोग है वो प्लाज्मोडियम जीवाणु से होता है। उसके बाद है एक अमेबियस पेचिस। पेचिस दूषित जल दूषित खाने पीने से हो जाती है, और इसका जो जीवाणु है, ये इसका जो प्रोटोजोआ है, जीवाणु हमने बोला, इसका जो प्रोटोजोआ है वो है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। प्रोटोजोआ जीवाणु, इसका पायरिया, पायरिया रोग होता है एंटमीबा जिंजिबिलिस। ये दांतों में होने वाला रोग है, जिसमें किसी को ठंडा या गर्म खाने से दांतों में झंझनाहट होती है। उसे काला आजार, काला आजार लीशमानिया डोनोवनी नामक प्रोटोजोआ से होता है। और एक रोग है ग्रैम्बियन बुखार, जिसे निद्रा रोग के नाम से भी जाना जाता है, और यह रोग ट्रेपेनोसोमा ग्रैम्बियन नामक प्रोटोजोआ से होता है। तो इस तरीके से कुछ रोग प्रोटोजोआ से भी होते हैं। अब हम वन बाई वन करके हर रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा रोग किस कारण होता है, कैसे उसके लक्षण हैं, उसके बचने के क्या उपाय हैं। जैसे हमने यहाँ हेडिंग डाला हुआ है मनुष्य में प्रमुख रोग, कॉमन डाइजीज इन ह्यूमन। पहले हम संक्रामक रोगों को पढ़ेंगे। संक्रामक को इंग्लिश में इन्फेक्शन कहते हैं, और संक्रामक रोग में भी हम पढ़ेंगे जीवाणु द्वारा होने वाले संक्रामक रोग। एक एक करके वन बाई वन करके डिटेल में अब हमको जानेंगे, ठीक है। आपको ये कॉपी में लिख लेने हैं, अच्छे से नोट बना लेने हैं। यहाँ पर रोग है नंबर ए, हमने इसकी बात की है। तो हैजा, हैजा को कॉलरा के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको पहले अभी जब रोगों की ये लिस्ट दी थी तो वहाँ पे आपको बता दिया था। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। ये हमने पहले भी अभी टेबल में देख लिया था, विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है। यह दूषित भोजन तथा दूषित जल द्वारा जब फैलता है, हम दूषित भोजन ग्रहण करते हैं, दूषित जल पीते हैं, ठीक है, और उससे भी यह रोग फैलता है, हैजा कॉलरा। यह कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आदि, बाढ़ हो आपके यहाँ किसी क्षेत्र में, जब बाढ़ आ जाती है तो उसके बाद वहाँ पर तमाम तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और सब प्रदूषण अधिक हो जाता है, तो वहाँ से बाढ़ के बाद यह रोग अधिक फैलता है। गर्मी के मौसम में भी ये रोग अधिक फैलता है। इस रोग का जीवाणु घरेलू मक्खी तथा मक्खी द्वारा, इस रोग का जो जीवाणु होता है वो घरेलू मक्खी इसकी वाहक होती है। जैसे वो किसी एक भोजन पे बैठेगी, फिर उससे जीवाणु लेकर दूसरे भोजन को संक्रमित कर देगी, या फिर किसी अ, दूषित फल पे बैठ के आएगी और शुद्ध फल पे बैठ जाएगी तो उसको दूषित कर देगी। इसलिए हमें फलों को अच्छी तरीके से धोकर खाना चाहिए। इस रोग में
उल्टी दस्त होते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस रोग का जो मेन लक्षण है वो है उल्टी दस्त हैजा रोग में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो होती है वो पानी की कमी होती है। पानी की कमी डॉक्टर द्वारा जो बोला जाता है डिहाइड्रेशन हुआ है, डिहाइड्रेशन इंग्लिश में इसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। पानी की कमी हो जाना और शरीर में ऐंठन हो जाती है, शरीर में टांगों में दर्द रहना, मांसपेशियों में खिंचाव आना, दर्द होना। और ये अगर इसका समय पे इलाज ना हो तो ये रोग घातक होकर बीमारी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। कि अगर हम बचने के उपाय के देखें तो पानी को हमें उबाल कर लेना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए। उसके बाद हमें भोजन जो है अपना ढककर हमेशा रखना चाहिए, जिससे उससे मक्खी कोई भी कीट आके ना बैठे। उसके बाद रोगी के मल, सबसे ज़्यादा जो ये फैलता है वो रोगी के मल, मल में इसके जो बैक्टीरिया मल में आ जाते हैं और मल से फैलता है। तो हमें रोगी के मल को तुरंत राख में डालकर या फिर उसे उस पर चूना डालकर या राख डालकर या चूना डालकर उसे दबा देना चाहिए रोगी के मल को, जब तक वो बीमार है। इसके अगर हम बचने के उपाय की बात करें तो इसमें नाइट्रोन्यूग्रेटिक अम्ल, नाइट्रोन्यूग्रेटिक अम्ल की हम 10 बूंदे अमृत धारा की 4 से 5 बूंदों के साथ देंगे। अगर हम नाइट्रोन्यूग्रेटिक अम्ल की 10 बूंदे अमृत धारा के 4 से 5 बूंदों के साथ अगर रोगी को दिया जाए तो उससे रोगी को तुरंत लाभ मिलता है, तुरंत आराम मिलता है। अगर हम बात करें हैजा रोग के टीके की तो हैजा रोग के टीके के लिए कई टीके यूज किए जाते हैं, जैसे बैक्सजोरा है, डुकोराल है, संचोल है, यूबीचोल प्लस है। और ये इस तरीके के टीके इसके लिए लगाए जाते हैं। अब हमारा यहाँ नंबर बी, हमने रोग का अध्ययन हम करेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग जो है वो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु से होता है। टेबल में हमने याद किया था कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, ठीक है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छींकने, खांसने, थूक, हवा, वायु, सांस लेने से फैल सकता है, ठीक है। कोई भी छींकता है आपके सामने या जो है खांसता है और आपको उसके संपर्क में आए हो, उसके वायु के एयर के संपर्क में आए हो, आप सांस लेते हो तो उससे ये रोग हो सकता है। इस रोग में गले की नसें फूल जाती हैं, आवाज़ धीमी हो जाती है और सीने में दर्द रहता है। रोग में क्या होता है, गले की जो नसें हैं फूल जाएंगी, आवाज़ धीमी हो जाएगी और सीने में भी दर्द रहने लगेगा। और इस रोग के रोकथाम के लिए शिशु के जन्म के 6 सप्ताह के बाद, जन्म से और 6 सप्ताह के बाद तक आप डीपीटी का टीका लगा सकते हो। डीपीटी का टीका जो है टिटनेस, डिप्थीरिया आदि रोगों में लगाया जाता है। यह डीपीटी की मैंने नोट में फुल फॉर्म भी दी है। डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस है, डिप्थीरिया पर्टुसिस और टिटनेस। और हमें एक नोट पॉइंट और लिखा है, हैजा के टीके की खोज जेम फेरान ने 1885 में की थी, ठीक है। हैजा के जो टीके की खोज की थी वो जेम फेरान ने 1885 में की थी। यहाँ पर डीपीटी के जो टीके की खोज की अगर हम बात करें तो इसका टीका कोई पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति ने नहीं खोजा था, ये कई व्यक्तियों के साझे से बनाया गया टीका है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके खोज का वर्णन नहीं किया है। आप सुंदर से नोट बनाइए, अच्छे से अपनी कॉपी में लिखते चलिए, याद करते चलिए। अगर वीडियो स्लो लग रही है तो फास्ट करके देख लीजिए, मगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी जनरल नॉलेज ठीक साथ साथ विषय की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। हम अगला रोग यहाँ पर लिखते हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो अगला रोग है वो है टाइफाइड। नंबर सी, टाइफाइड को हम मोतीझरा या मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। और यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। हमने प्लेलिस्ट में जो हमारी सॉरी सारणी थी हमने वहाँ पर आपको उसमें बताया था। यह पहले ही जीवाणु छोटी आंत में स्थापित होता है और बाद में रक्त द्वारा शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है। जब ये जीवाणु मनुष्य के संपर्क में आता है तो छोटी आंत में प्रभावित होता है पहले, और वहां से फिर रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारित हो जाता है। इसका प्रभाव लगभग 2 सप्ताह में दिखाई देता है। जब मनुष्य की बॉडी इस जीवाणु के संपर्क में आती है तो उसके 2 सप्ताह तक ये अपनी जनन क्रिया से अपनी संख्या को बढ़ाता है, और उसके बाद में जब इसकी संख्या अधिक हो जाती है
तो ये अपने लक्षण दिखाने लगता है। इस रोग में रोगी को 104 फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है और सिर में दर्द रहता है और भूख भी कम रहती है। 104 फ़ारेनहाइट लगाओ कितनी तेज बुखार होता है। टाइफाइड में इसमें टाइफाइड परीक्षण में यानी टाइफाइड के परीक्षण में बिडाल नामक परीक्षण किया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण होता है, आपको याद रखना है, बिडाल परीक्षण होता है। रोग के फैलने पर प्रतिरक्षण के लिए यानी रोग को अगर ज़्यादा समस्या हो रही है, ज़्यादा महामारी फैला रहा है, तो टैब वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। यहाँ टैब वैक्सीन की मैंने फुल फॉर्म दी है। टैब का मतलब, यहाँ टी का मतलब है टाइफाइड से, ए का मतलब पैराटाइफाइड ए है और बी का मतलब है पैरा टाइफाइड बी। टैब मिलते हैं टाइफाइड, पैरा टाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी। तो यहाँ पर इस रोग को फैलने से बचने के लिए हमें टैब वैक्सीन का प्रयोग करना होता है। टाइफाइड बुखार में एम्पिसिलिन और क्लोरेमेफी क्लोरेमेफिनिकोल नामक जैविक यानी एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। एम्पिसिलिन और क्लोरेमेफिनिकोल नामक एंटीबायोटिक का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टाइफाइड के बारे में हो गया। अब हम इधर चलते हैं टिटनेस के बारे में। टिटनेस रोग जो है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है और इस रोग को हम धनुष स्तंभ तथा धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। धनुष स्तंभ या धनुष टंकार रोग भी कहते हैं और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से फैलने वाला ये रोग है। यह जीवाणु मिट्टी में तथा जंग में लगी धातुओं में रहता है, मिट्टी में और जंग लगी धातुओं में रहता है और जब कोई चोट या घाव इस मिट्टी में रहे जीवाणु के संपर्क में आती है तो यह जीवाणु चोट या घाव से शरीर में प्रवेश करता है। इस रोग में मनुष्य का जबड़ा लौक यानी बंद हो जाता है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और बहुत खतरनाक रोग होता है। इसमें दर्द बहुत अधिक होता है। इस रोग से बचने के लिए हमें डीपीटी तथा एटीएस एंटी टॉक्सोइड सीरम का टीका लगवाना चाहिए। डीपीटी की फुल फॉर्म मैंने अभी लिख दी थी और एटीएस की फुल फॉर्म यहाँ पर एंटी टॉक्सोइड सीरम का टीका लगवाना चाहिए। इसके लिए टिटनेस के लिए और ये टाइफाइड, यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको बहुत महत्वपूर्ण हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होता है, इसके लिए बिडाल परीक्षण होता है और इसमें एम्पिसिलिन हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं और टैब की फुल फॉर्म। और इस रोग को टिटनेस को धनुष स्तंभ कहते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है और इस रोग से बचने के लिए डीपीटी तथा एटीएस का टीका लगाना चाहिए। इससे आगे अब हम इसके आगे जो हमारा अध्ययन है अब हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे और इससे एक पहले हमने लेक्चर अपलोड किया अपने चैनल पर मानव स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित लेक्चर 1 करके। तो अब हम क्रम बाई क्रम लेक्चर अपने डाल रहे हैं और आप अच्छे से अध्ययन करने के लिए, अच्छे से नोट बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किशन सर केमिस्ट्री क्लास बिलारी यूट्यूब चैनल है और वहीं हमारा इंस्टाग्राम चैनल अभी किशन कश्यप 2515 के नाम से चल रहा है, जिस पे भी आपको ये वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। धन्यवाद।